आ जाओ बच्चों। महेश पाल अभी तक जुड़ चुके हैं, उस पुष्पेंद्र जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र और मनीष पाल, क्षमा चाहते हैं, मनीष पाल है। आ जाइए एक बार सभी बच्चे, शेयर कर लीजिए। चलिए धीरे धीरे लोग जुड़ते रहेंगे। धीरे धीरे लोग अब जुड़ते रहेंगे और हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। कल के कुछ प्रश्नों को अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो कल कुछ एक जो प्रश्न आपको बताए गए थे, उन प्रश्नों में जो लास्ट प्रश्न बताया गया था, वो लास्ट प्रश्न था, एक सेकंड, थोड़ा सा जुड़ जाइए, आप सभी बच्चे जुड़ जाइए एक बार। आ चुके हैं आप लोग। राम सिंह भी आ चुके हैं, राम जी। सुमित पासवान, आकांक्षा भी जुड़ चुकी हैं, पुष्पेंद्र और मनीष तो जुड़ ही चुके हैं। एक सेकंड। चलिए देखें, कुछ प्रश्न को हम लोग कवर करते हैं। पहले मैं आप लोगों से रूबरू हो जाऊं, अटेंडेंस ले लूं। पुष्पेंद्र और ये रामजी सिंह हैं, सुमित पासवान हैं, आकांक्षा हैं, पुष्पेंद्र आ ही चुके हैं, सना खान और रामजी सिंह। ठीक है, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग चल रहा ना। पंकज भी आ चुके हैं, पंकज भी आ चुके हैं। चलिए ठीक है, एक बार आप लोग, जैसे राम जी और पंकज, आप लोग और पुष्पेंद्र, जो बच्चे जैसे ऑफलाइन के थे, उन बच्चों का नंबर, राम जी आपकी जिम्मेदारी है कि जितने बच्चे पढ़ते थे यहाँ पे और जो बच्चियां हैं, अगर आप लोगों को कांटेक्ट नंबर उनके पास, उनका आपके पास कांटेक्ट नंबर हो तो एक लिस्ट बना करके हमको सेंड कर दीजिए यूट्यूब, उस पे, व्हाट्सएप पे। ठीक है, राम जी या कोई भी कर सकता है, जो भी वैसे राम जी को तो मुख्य जिम्मेदारी दे ही दिया हूँ, लेकिन इनके अलावा भी कोई व्यक्ति कर सकता है। जिसके पास जो भी नंबर हो वो बच्चा राम जी के पास भेज दे नंबर, और राम जी आप सारे नंबर हमको सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। कल एक लास्ट प्रश्न जो पूछा गया था, वो लास्ट प्रश्न शायद ये था कि, हाँ वो समझौते वाला था ना, असत्य जोड़ा पूना पैक्ट जिसमें बताया गया था, और ये सब हुआ था कि नहीं हुआ था, हुआ था कि नहीं हुआ था उसमें। राजन पांडे व्हाट्सएप पर लॉटरी का कोड है। देख भाई, किसी लॉटरी के चक्कर में ना पड़ना आप लोग, आप लोग किसी भी लॉटरी के चक्कर में ना पड़ना। ठीक है, लॉटरी इतनी आसान अगर होती तो आप घर पे बैठ करके, हमारे आपके भैया पिताजी लोग और हम लोग इतनी मेहनत नहीं करते। सब काम लॉटरी से अगर हो जाता तो। लॉटरी एक बकवास है, ठीक है, फिल्मों में लगा करती, हकीकत में नहीं। तो लॉटरी के चक्कर में ना पड़ो। असली जैक तो आपका अपना विद्या है, आपकी अपनी एजुकेशन है। विकट परिस्थितियों में भी आप अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हैं, इससे बड़ी लॉटरी आपको क्या मिलेगी? जो आपके व्यवहार का, आपके जीवन का, आपके आने वाली पीढ़ियों को सुधारेगा, ऐसी शिक्षा के रूप में आपको लॉटरी मिल गई है। आप 25 लाख के चक्कर में पड़े हैं भाई। 25 लाख तो पता नहीं कितने आएंगे और पता नहीं कितने जाएंगे। चलिए, बहुत सारे लोग अब जुड़ चुके हैं। रकुल ठाकुर, सभी को प्रणाम है भाई, सभी को आशीर्वाद है, सभी बच्चों को। धर्मेंद्र सरोज, राजकुमार,
चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज कुछ नए प्रश्नों को देखते हैं क्या है इसमें। कुछ नए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। मैं बोला था कल टाइप हो जाएगा, लेकिन मैटर भेजा गया, ठीक से काम हो नहीं पाया था। चलिए प्रश्न, वॉइस तो आज ठीक है ना, आवाज की क्लियरिटी ठीक है, आप लोग सुन पा रहे, तो इसका मतलब सब ठीक ही है। दिक्कत होती तो आपका कमेंट तुरंत आ जाता। चलिए शायद ये बताया जरा, ऐसे एक बार आप लोग बता दें कि जो पूना पैक्ट और ये गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचाट, ये वाला प्रश्न कल नहीं हो पाया था ना, कल ये प्रश्न नहीं हो पाया था। चलो आज वहीं से शुरू कर रहा हूं। हाँ ठीक है, चलो। असत्य जोड़ा आपको पहचानना है, कौन सा इसमें असत्य जोड़ा है। असत्य जोड़ा आपको पहचानना है। अब पहला ऑप्शन आपके सामने है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता पहला है गांधी इरविन समझौता, और इसके सामने लिखा गया है 1935। दूसरा ऑप्शन है, अरे तो अभी मेरे पास मत भेजो तुम लोग मैसेज, क्लास के बाद भेजना। दूसरा है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट, और पूना पैक्ट के सामने लिखा गया है 1932। तीसरा है सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट, और इसके सामने लिखा गया है 1932। डी ऑप्शन है इसमें जिन्ना फॉर्मूला। जिन्ना फॉर्मूला, और इसके सामने लिखा है 1928। अब आप लोग बताएंगे कि इनमें से कौन सा उत्तर गलत है, कौन सा जोड़ा गलत है, ये आपको बताना है। कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना है। कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना है। पुष्पेंद्र का उत्तर आ गया ऑप्शन ए। पुष्पेंद्र का उत्तर आ गया ऑप्शन ए। पंकज कुमार का भी आ गया ऑप्शन ये। पंकज का भी ऑप्शन ए। और किसी का, और कोई विद्यार्थी जो आंसर करना चाह रहा है, शीघ्रता से आप लोग आंसर करें। रकुल ठाकुर का बी। रकुल ठाकुर का बी आया, बस राम जी का भी ये आ ही गया है। चलो शुरुआत कर लेते हैं अब इसका व्याख्या समझने की कि कैसे आपको इसको समझना है। अब यहाँ पे देखिए, जो गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था वो 1935 में नहीं हुआ है। वो 1935 में नहीं हुआ, बल्कि कब हुआ है, ये 1932 में हुआ है। ठीक है, कब हुआ, सॉरी 1931, क्षमा चाहते हैं बच्चों, ये 1931 में हुआ है। और इस समझौता के तहत जैसे एक बात ये चल रही थी कि जो भी भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, उन क्रांतिकारी गतिविधियों के तहत जितने भी कैदी हैं, जितने भी कैदी हैं, उन कैदियों पर राजद्रोह का मुकदमा ना चले। उन कैदियों पर राजद्रोह का मुकदमा ना चले, और जो भी कैदी इस लायक है कि उनको रिहा किया जा सकता है, उनको रिहा कर दिया जाए। ठीक है,
तो गांधी और इरविन इन दोनों के बीच में जो समझौता हो रहा था वो समझौता यही हुआ था 1931 में कि जितने भी कैदी भारत के जो स्वतंत्रता संघर्ष में जुड़े हुए कैदी हैं उन कैदियों के ऊपर किसी भी तरह की मुकदमेबाजी या फर्जी मुकदमे में उनको नहीं फंसाया जाए, और साथ ही साथ उनको जो भी व्यक्ति मतलब सरकार जिस शर्त पे चाहती है रिहा करना उनको रिहा कर दे। तो ये जो घटना हुई है ये घटना 5 मार्च को समझौता हुआ था। अगर कभी आपसे डेट पूछना चाहे तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ है। और पूना पैक्ट आप जानते हैं कि पूना पैक्ट हुआ है डॉक्टर अंबेडकर। हाँ, एक चीज और देखना कि 14 अप्रैल 1891 के आसपास डॉक्टर अंबेडकर का जन्म है। तो आज इनका जन्मदिन भी है, ठीक है। आज शायद 14 अप्रैल है ना, हाँ आज 14 अप्रैल है और आज डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन है, बर्थडे है, ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर के बीच और गांधी के बीच यह पैक्ट हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच यह हुआ था 1932 में। 24 सितंबर डेट मिलती है, लगभग 24 सितंबर की घटना है। 24 सितंबर की घटना है 1932 में। ये जो सांप्रदायिक पंचाट जारी किया गया है, सांप्रदायिक पंचाट 1932 में जारी किया गया है, जब गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आरटीसी, जब गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे, मतलब भारतीयों के द्वारा जो क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में चलाई जा रही थी उसको शांत करने के लिए और प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए इंग्लैंड बुलाया गया था, जहां पर गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। और भारत से बड़े पैमाने पर, जैसे कांग्रेस की तरफ से तो एकमात्र गांधी जी जाते हैं दूसरे वाले राउंड टेबल में, दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में गांधी शामिल होते हैं, ये बात तय है। और महत्वपूर्ण भी है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से शामिल होने वाले व्यक्ति गांधी थे। और गांधी जब यहाँ से वापस आते हैं, एस राजपूताना नामक जहाज से गांधी गए थे, ठीक है। गांधी जो है एस राजपूताना नामक जहाज से जाते हैं, कहाँ पे, इंग्लैंड। तो पूछा गया है कि गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए गांधी किस जहाज से जाते हैं, तो एस राजपूताना उस जहाज का नाम था, एक बार एग्जाम में पूछा गया है। बहरहाल सांप्रदायिक पंचाट जारी किया गया है। जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, माने ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड। इस रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया कि भारतीयों में, अच्छा जैसे अब तक इस काम में ये हो गया था कि जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया तो उसमें ये हुआ कि अब इसको पता चल गया था, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, इसको इस बात का अनुभव हो चुका था कि अब भारत में हम क्या कर सकते हैं, सांप्रदायिकता का कार्ड खेल सकते हैं। इसी को आप सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं, इसी को आप लोग कम्युनल कार्ड भी कहते हैं, इसी को कम्युनल कार्ड कहते हैं, ठीक है। माने जैसे हमारे यहाँ नहीं होता, जब चुनाव होता है तो लोग जातिगत कार्ड खेलते हैं, जाति आधारित चीजें करते हैं। तो कम्युनल कार्ड इसी को कहते हैं, जिसको लॉन्च किया था रैमजे मैकडोनाल्ड। इसी को सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं, ठीक है। कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। और जिन्ना फार्मूला 1928 में जारी किया गया था। इस फार्मूला के माध्यम से जिन्ना अपना 14 सूत्री मांग प्रस्तुत कर रहा था। 14 सूत्री मांग जिन्ना रखता है, और इसके आधार पर अब इसमें एक था, जैसे कांग्रेस का विरोध करना, साथ ही साथ मुसलमानों के लिए अलग तरीके के निर्वाचन की बात करना, ऐसे करके 14 प्रस्ताव जिन्ना के द्वारा दिया गया था। इसलिए इसको
जिन्ना फार्मूला कहते हैं, ठीक है, इसको जिन्ना फार्मूला कहते हैं। एक बार लिख दो कि बात समझ में आ रही है। रंजीत आर्या भी जुड़ चुके हैं, हेलो प्रणाम आशीर्वाद सभी को है। और कोई नया बच्चा जुड़ा है? नया तो कोई ना दिख रहा है, ठीक है। हाँ, जो व्यक्ति नया है भाई वो गुड संस्कार दिखाए, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग प्रणाम करके अपनी हाजिरी अटेंडेंस लगा दे। बताइए भाई, एक बार कमेंट करिए कि क्या बातें आपको समझ आ रही है, आगे बढ़ा जाए। क्या बातें समझ में आ रही हैं, आगे बढ़ा जाए। चलिए स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग ले लिया करिए। आगे बढ़े क्या? राम जी बोले समझ आ रहा है सर जी, मजा आ रहा है। रीना मौर्य गुड मॉर्निंग। रीना मौर्य भी जुड़ चुकी हैं, गंभीर विद्यार्थी हैं, इनके आंसर भी ठीक ठाक आते हैं राम जी की तरह, पुष्पेंद्र की तरह। बाकी बच्चे भी जबरदस्त हैं हमारे, कभी कभी भटक जाते हैं। हमारे बच्चे सभी जबरदस्त हैं, बस कभी कभी भटक जाते हैं। चलो भाई अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि छिपी बेरोजगारी आपके काम की बात है भैया। छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है। अब छिपी बेरोजगारी किसे कहेंगे, ध्यान से देखना। पहला ऑप्शन है बेरोजगार युवकों से, ऑप्शन बी गृहिणियों की बेरोजगारी से, ऑप्शन सी ऑप्शन सी 60 वर्ष के ऊपर, 60 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्तियों की बेरोजगारी से, और चौथा ऑप्शन है किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लगे व्यक्तियों से। अब आप लोग आंसर करेंगे। छिपी बेरोजगारी आपसे पूछी जा रही है, छिपी बेरोजगारी, ठीक है, छिपी बेरोजगारी आपसे पूछी जा रही है कि छिपी बेरोजगारी क्या है। बेरोजगार युवकों से संबंधित है, या फिर गृहिणियों से संबंधित है, या 60 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति जो बेरोजगार हैं उनसे संबंधित है, या किसी आवश्यकता में किसी में आवश्यकता से अधिक लगे किसी कार्य में। यहाँ पे कार्य होगा, यहाँ पे कार्य होगा, यहाँ पे कार्य होगा किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लगे व्यक्तियों से। आंसर करें भाई आप लोग। आंसर आना शुरू हो गया। पुष्पेंद्र का डी हो गया, राम जी का डी हो गया, रीना मौर्य का ए हो गया, पंकज का डी, रकुल ठाकुर का डी हो गया, और ये शशिकांत पटेल भाई आपका तो यहाँ हाइड और शो करना पड़ता हमको, आपका भी डी है, आपका भी डी है। और रंजीत का ए आ गया, रंजीत आर्या का उत्तर ए आ गया है।
चलिए अब देखिए होता क्या है वास्तव में। छिपी बेरोजगारी का मतलब है, छिपी बेरोजगारी का मतलब है डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अनएम्प्लॉयमेंट, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसी को हम लोग एक नाम और जानते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसी को हम लोग एक नाम और जानते हैं, छिपी बेरोजगारी को ही, छिपी बेरोजगारी को ही एक नाम इसका और है, इसको हम लोग कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब ये कौन सी बला है, ये कौन सी समस्या है? इसमें डी ऑप्शन सही होगा, जैसा कि मैक्सिमम बहुमत आया है, ज्यादातर विद्यार्थियों ने डी वाला ऑप्शन सही किया है। तो ये सही बात है कि जब कृषि के कार्य में या किसी भी कार्य में, ज्यादातर तो ये कृषि से संबंधित बातें हैं, जो फार्मिंग हो रही है, जो खेती बाड़ी होती है, खेती या कृषि से संबंधित, ठीक है, ये ऐसा सेक्टर है, कृषि ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत सारे लोग, घर भर के लोग लगे हैं, पापा चाचा भैया हम आप सारे लोग, घर लोग क्या कर रहे हैं, कृषि। अब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर खेती का काम ऐसा काम है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब या छुपी बेरोजगारी का मतलब, थियोरेटिकल समझ लीजिए, थियरी इसकी ये है कि कोई ऐसा कार्य जहां पर आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हों और उनके हट जाने से, मतलब कुछ व्यक्तियों को कम कर देने से भी उस कार्य के या उसके उत्पादन में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, तब उसे हम लोग प्रच्छन्न अथवा छिपी बेरोजगारी कहते हैं। तब उसे हम लोग प्रच्छन्न अथवा छिपी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लगे हुए व्यक्तियों को जिनके हटा देने से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसे हम क्या कहते हैं, छिपी बेरोजगारी कहते हैं। अब ऐसे इसको समझेंगे जैसे खेती है, हम लोग अपने घर पे रहते थे शुरुआत में, तो सारे के सारे जैसे पापा चाचा भैया और हम सारे लोग, उनके बच्चे, सारे लोग खेती करते थे, सुबह शाम जा करके खेती में काम करना पड़ता था। आज हम लोग घर से बाहर हो गए हैं, घर पे केवल पिताजी भैया लोग बचे हैं, 2-3 लोग बचे, कभी 10-12 लोग रहते थे, तब सारे के सारे लोग खेती में लगे रहते थे और उतना ही फसल उत्पादन होता था। अगर 1 बीघा खेत है, हम मान लो 10 कुंटल गेहूं पैदा हो रहा है, आज भी 10 कुंटल ही गेहूं पैदा हो रहा है। हम आप अगर शहर में चले गए, प्रदेश चले गए, कमाने पढ़ने चले गए, तो भी घर पे संख्या व्यक्तियों की कम बची है, लेकिन खेती से उत्पादन उतना ही हो रहा है। खेत में जितना आलू पड़ता था लगभग उतना ही पड़ेगा, उत्पादन उतना ही हो रहा है, गेहूं उतना ही पैदा हो रहा है, चावल उतना ही पैदा हो रहा है। तो व्यक्तियों की संख्या घटने से उत्पादन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। व्यक्तियों की संख्या घटने से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फार्मिंग इसका सबसे गजब का एग्जाम्पल है, कृषि का क्षेत्र, खेती बाड़ी का क्षेत्र इसका सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। लगभग सभी विद्यार्थियों के उत्तर सही थे, कुछ एक लोगों के गलत थे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? अब इसमें ऑप्शन 1 कागजी मुद्रा को, ऑप्शन बी डिस्काउंट कूपन, डिस्काउंट कूपन, ऑप्शन सी शेयर
ऑप्शन डी। क्रेडिट कार्ड। अब इनमें से कौन सा एक प्लास्टिक मनी का उदाहरण है? अब इनमें से कौन सा एक प्लास्टिक मनी का उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक प्लास्टिक मनी का उदाहरण है? आवाज कट रहा है, प्लीज उसे ठीक करें। अच्छा, आवाज कट रहा है, एक सेकेंड। आंसर आप लोग करते रहिए फटाफट। आंसर आप लोग करते रहिए। राम जी का ऑप्शन बी आया है और ये रंजीत आर्या का क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड का मतलब चौथा ऑप्शन सही है इनका। पंकज का भी डी आया है, रकुल ठाकुर डी, पुष्पेंद्र का बी। रंजीत आर्या का डी आया है, आकांक्षा का आ गया है डी। चलो एक बार उत्तर तो लगभग ठीक ही आ रहे हैं, कुछ एक विद्यार्थियों के थोड़े से दिक्कत है। आइए देख लेते हैं। देखो उत्तर तो डी वाला ही सही है। उत्तर तो इसका डी ही सही है, माने चौथा ऑप्शन क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जानते हैं। जो हमारी मुद्रा होती है, जो मुद्रा है, मुद्रा को 4 चरणों में, ठीक है, मुद्रा का विकास भारत में 4 चरणों में हुआ है। मुद्रा का विकास भारत में कितने चरण में हुआ है? 4 चरण में हुआ है। जो सबसे पहला चरण है मुद्रा का सबसे पहला चरण क्या है? तो मुद्रा का सबसे पहला चरण है जिसे हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय, ठीक है, वस्तु मुद्रा, जिसे हम लोग कहेंगे कौन सी मुद्रा? वस्तु मुद्रा। मुद्रा का 4 प्रकार है। ये पहला प्रकार हमने किया कि मुद्रा का विकास 4 चरणों में हुआ है। मुद्रा का विकास कितने चरणों में हुआ है? 4 चरणों में हुआ है। और जब दूसरी मुद्रा आई तो उसे हम लोग क्या बोले? दूसरी बार मुद्रा आई तो उसे बोला गया धातु मुद्रा। उसे बोला गया कैसी मुद्रा? तो उसे धातु मुद्रा बोला गया। और फिर जो तीसरी मुद्रा आई हमारे सामने, वो तीसरी मुद्रा थी कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा, कागजी मुद्रा। और जो चौथी मुद्रा आई हमारे सामने, वो चौथी मुद्रा है प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा। और ये चौथी पीढ़ी चल रही है। ये हम क्या कह सकते हैं कि ये चौथी पीढ़ी चल रही। मुद्रा की कौन सी पीढ़ी चल रही है? तो मुद्रा की हमारे साथ ये चौथी पीढ़ी चल रही है, ठीक है, मुद्रा की चौथी पीढ़ी चल रही है। अब एक बात को और समझना, अगर मुद्रा को आपको समझना है तो कागजी मुद्रा जो है एक विकल्प है, मुद्रा का एक विकल्प है। कागजी मुद्रा एक विकल्प के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। कागजी मुद्रा का एक विकल्प है क्या? क्रेडिट कार्ड। एक सेकंड, ये जो मुद्रा की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मुद्रा का मतलब क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड के बारे में पहली बात तो आप ये जानिएगा कि क्रेडिट कार्ड जो है ये कागजी मुद्रा के एक विकल्प के रूप में यूज किया जाता है। ये कागजी मुद्रा का विकल्प है। अच्छा, कागजी मुद्रा समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? जो नोट आप लोग यूज करते हैं 10 की, 50 की, 100 की, 200, 2000 की नोट जो यूज करते कागज पे ही तो छपा है। तो वो कागजी मुद्रा, जैसे हम लोग कैश नकद किसी चीज का पेमेंट करते हैं, नकद, और नकद पेमेंट करते हैं, अगर नकद हमारे पास नहीं होता है
तब हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड से, एटीएम कार्ड से, शॉपिंग कार्ड से, डेबिट कार्ड से शॉपिंग कर लेते हैं, कोई चीज उसकी फीस जमा कर देते हैं, किसी को पैसा दे देते हैं। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है, ये क्रेडिट कार्ड क्या है, कागजी मुद्रा का एक विकल्प के रूप में यूज किया जाता है। पहली पॉइंट इसमें लिख लेना कि ये कागजी मुद्रा के एक विकल्प के रूप में यूज किया जाता है और बिना नकदी के भुगतान हो सकता है। इससे क्या होगा, बिना नकदी के भुगतान हो सकता है, बिना नकदी के हम लोग इससे भुगतान करेंगे। तो पॉइंट दूसरा भी लिख लेना, ये जितना पॉइंट मैं बता रहा हूं सब लिखते जाना, पूछे जाएंगे, सारे के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो पहली चीज तो ये है कि क्रेडिट कार्ड का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कागजी मुद्रा के विकल्प के रूप में करते हैं। दूसरा, नकदी नहीं होने के बावजूद भी इससे हम भुगतान कर सकते हैं, ठीक है, नकदी नहीं होने के बाद भी इसका हम भुगतान इससे कर सकते हैं। अब प्लास्टिक मुद्रा या क्रेडिट कार्ड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, अब इसी में देखेंगे। क्रेडिट कार्ड एक तो आपको बता ही दिया है कि जो क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, एक तो आप देख ही रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड है, एक हमारे पास क्या होता है, क्रेडिट कार्ड होता है। दूसरा हमारे क्या होता है, डेबिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है। और तीसरा कौन सा कार्ड होता है, एक होता है स्मार्ट कार्ड, नाम सुना कभी, एक होता है स्मार्ट कार्ड, और एक होता है जिसे हम कहते हैं एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है एटीएम कार्ड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सब प्लास्टिक मुद्रा के एग्जाम्पल हैं, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, स्मार्ट कार्ड हो और एटीएम कार्ड, ये सब के सब प्लास्टिक मनी के एग्जाम्पल हैं, ये सब के सब प्लास्टिक मनी के एग्जाम्पल हैं। अब एक बार फिर से बातों को समझ लीजिए, एक बार फिर से आप लोग बातों को समझ लीजिए। एक बार फिर से आप सभी बातों को समझ लीजिए, क्या बातों को समझना है इसमें से, क्या बातों को समझना है। पहली चीज तो ये है कि प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है, तो प्लास्टिक मनी डेबिट कार्ड है इनमें से, ठीक है, इनमें से डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहेंगे। प्लास्टिक, अब जब से एक क्वेश्चन और आपसे पूछे अगर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक मनी का एग्जाम्पल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक मनी का एग्जाम्पल नहीं है। अब एटीएम कार्ड के जगह मैं लिख दूं कागजी मुद्रा, अब इसके जगह मैं लिख दूं कागजी मुद्रा, तो क्या उत्तर हो जाएगा। जैसे प्रश्न यही है कि प्लास्टिक मुद्रा नहीं है, प्रश्न ये है प्लास्टिक मुद्रा नहीं है। अब ये चार ऑप्शन में से एक पांचवा ऑप्शन भी इसमें जोड़ दिया मैंने, पांचवा ऑप्शन भी जोड़ दिया कागजी मुद्रा। जल्दी से बताओ जरा तो कौन सा उत्तर होगा इसका, क्या उत्तर होगा इसका भाई, क्या उत्तर होगा इसका, क्या उत्तर होगा इसका। सिद्धार्थ सोनकर भी जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ जी को भी गुड मॉर्निंग। आकांक्षा ने कहा कागजी मुद्रा, राम जी ने भी बोला कागजी मुद्रा, और भी लोग बोले ना, पंकज लोग भाई, पंकज पुष्पेंद्र, आप लोग तो एक्टिव रहा करिए। चलिए, अच्छा एक बात इसमें और नोट कर लेना कि वर्तमान में डिजिटल मुद्रा का प्रचलन बढ़ा है, यहीं पे नीचे एक लाइन लिख लेना कि वर्तमान में डिजिटल मुद्रा का प्रचलन बढ़ा है, डिजिटल मुद्रा का प्रचलन बढ़ा है, ठीक है, वर्तमान में डिजिटल मुद्रा का प्रचलन बढ़ा है। अब ये जो डिजिटल मुद्रा है इसको क्रिप्टो मुद्रा कहते हैं, डिजिटल मुद्रा को क्या बोलते हैं, क्रिप्टो मुद्रा बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, क्रिप्टो मनी, इसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टो मनी। अब ये जो क्रिप्टो मनी जैसे बिटकॉइन हो गया, लिटकॉइन हो गया, रिपल हो गया, ये सब टाइप ऑफ डिजिटल मनी है, टाइप ऑफ डिजिटल मनी है। मुझे लग रहा है कि एक बार मैं इस लाइन को ठीक से और बता दूं क्या,
वर्तमान में देखो डिजिटल मुद्रा का प्रचलन बढ़ा है, तो डिजिटल मुद्रा जो हम लोग, जैसे नहीं होता, जैसे मैं आप लोग ऐप पे फीस पेमेंट करते हैं ना, ऐप पे आप लोग फीस पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन आप लोग फीस पेमेंट कर रहे हैं, ये क्या डिजिटल माध्यम तो है, ये डिजिटल भुगतान ही तो है। अब इसी भुगतान को एक नाम अगर दे दिया जाए तो इसको क्रिप्टो मनी कहते हैं, इसको क्रिप्टो मनी कहते हैं। ये शायद यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, क्रिप्टो मनी इसको कहा जाता है, इसको क्रिप्टो मनी कहा जाता है। और क्रिप्टो मनी के अगर कुछ एग्जाम्पल के रूप में हम देखें कि क्रिप्टो मनी का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, क्रिप्टो मनी का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, देखें यहां पे मैं लिख दे रहा हूं क्रिप्टो मनी। क्रिप्टो मुद्रा इज इक्वल टू क्या है, डिजिटल मुद्रा, ठीक है। डिजिटल मुद्रा को भी हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल मुद्रा को हम लोग क्रिप्टो कह रहे हैं ना, क्रिप्टो कह रहे हैं। जैसे एक माध्यम होता है बिटकॉइन, एक माध्यम होता है बिटकॉइन, और एक माध्यम होता है लिटकॉइन, लिटकॉइन, और एक माध्यम होता है जिसको रिपल बोलते हैं, रिपल, ईटीसी कह सकते हैं। क्रिप्टो मुद्रा में या डिजिटल मुद्रा में हम लोग बिटकॉइन के माध्यम से पेमेंट करते हैं, लिटकॉइन के माध्यम से पेमेंट करते हैं, और रिपल के माध्यम से पेमेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं जिनका प्रयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं। बताया बच्चों, क्लियर हो रही है बात? बताएं आप लोग, बात क्लियर हो रही? रीना मौर्य कागजी मुद्रा, हाँ उत्तर तो सभी बच्चों का आ गया था। चले आगे बढ़ा जाए क्या? चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, लिखते जाना भाई। देखो इसीलिए मैं थोड़ा सा समय देता हूं आपको ताकि आप लिख पाइए, केवल सुनने के चक्कर में मत रहिएगा। और वो बच्चे जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वो तो विशेष तौर पर ध्यान देंगे कि जैसे आप नोट्स बनाते थे उसी तरह से नोट्स बनाना। हमारी जो रणनीति थी हम उसी रणनीति पे चल रहे हैं ना, तो आपको तैयारी बेहतर करनी है। देखो चूंकि जो अभी नया जुड़ा है बच्चा, जिसका जो नोट्स नहीं बनाया, सिर्फ डेमो देख रहा है, उसकी अलग बातें हैं। आप डेप्थ को समझ रहे हो कि किस तरीके से आप पढ़ते आए हैं, और उसी रणनीति पे आपको चलना, अपनी रणनीति बदलनी नहीं है। तो जो हम लोगों का टारगेट था वो हम लोग बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे, जो टारगेट था हम लोगों का वो हम लोग बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जहर वाला भाई, जहर, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके सम्मुख है लखनऊ, पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है बरेली, तीसरा ऑप्शन है गाजियाबाद, गाजियाबाद, और चौथा ऑप्शन है मथुरा। शीघ्रता से आप लोग आंसर करेंगे, शीघ्रता से आप सभी आंसर करेंगे, शीघ्रता से आप सभी आंसर करेंगे भाई। अभी तक किसी भी विद्यार्थी का कोई उत्तर नहीं आया है। भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान कहां पर है?
बी पुष्पेंद्र का उत्तर आ गया, बी राम जी का लखनऊ, पंकज का लखनऊ। चलिए, अगर आप लोग उत्तर कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ठीक ही होगा। अगर आप लोग उत्तर कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ठीक ही होगा। सभी का बी आ रहा है, रीना मौर्य का सी आ रहा है। चलिए, जिसका सी आ रहा है, जिसका बी आ रहा है, सब लोग छोड़ दो, ए वाले को पकड़ लो। अर्थात लखनऊ में है। भारत में जहर का अनुसंधान कहां पे होगा? लखनऊ में होगा। ठीक है, लखनऊ में होगा। और कौन कौन सी संस्था लखनऊ में है, इस बात को भी समझ लेना। और कौन कौन सी संस्था है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। इसी के सामने लिख लेना, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पे है? लखनऊ में है। और इसी के अलावा केंद्रीय औषधि, इसी के साथ साथ केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पे है? लखनऊ में है। और इसके अलावा बीरबल साहनी पैलियोबॉटनी, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, ये भी कहां पे है? लखनऊ में है। तो लखनऊ के सामने आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, लखनऊ के सामने। ये आप लोग जानते हैं कि पैलियोबॉटनी का सबसे बड़ा और गन्ना का शोध संस्थान भी लखनऊ में है। तो बीरबल साहनी, तो कई बार आपसे पूछा गया है कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी कहाँ पे है? लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है। वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ पे है। गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। ठीक है, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है। तो लखनऊ के सामने आप लोग इतनी सारी चीजें लिखेंगे। लखनऊ के सामने। अच्छा, एक बात देखना कि अगर विष लखनऊ में बन रहा है, अगर लखनऊ में विष बन रहा है, तो बताओ औषधि भी वहीं बनेगी ना। जहां पे जहर है वहीं पे तो दवा भी बनेगी। इस बात को याद रखना कि अगर जहर की खोज लखनऊ में हो रही है, जहर कैसे बनेगा, जहर को कैसे मारा जाएगा, जहर को कैसे काटा जाएगा, इन तमाम बातों की खोज अगर लखनऊ में हो रही है, तो औषधि के बारे में भी खोज कहां पे होगी? लखनऊ में होगी। और यहाँ पर देखो कि पैलियोबॉटनी का नाम ले रहा है ना, वनस्पति शास्त्र। ठीक है, पैलियोबॉटनी, बॉटनी नाम आया और यहाँ पे वनस्पति तो था ही, तो हम कह सकते हैं कि पैलियोबॉटनी या वनस्पति, ये संस्थान भी कहाँ पे है? लखनऊ में है। ये संस्थान भी कहाँ पे है? लखनऊ में है। अब आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं कि बरेली में क्या है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग लिख लेना। अगर स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लो, मैं हट जा रहा हूं। स्क्रीनशॉट करना तो कर लीजिए। आइए लखनऊ में देखते हैं, सॉरी बरेली में। अब देखें भाई, बरेली में क्या क्या है। बरेली में भारतीय पशु, ठीक है, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, कहां पे है? तो बरेली में है। इसके अलावा एक और संस्थान है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहां पे है?
ये भी बरेली में है। अच्छा, एक चीज ध्यान देना कि दोनों बरेली के इज्जत नगर में है, दोनों बरेली के इज्जत नगर में है। इसलिए यह कई बार पूछा गया है। आप अगर बरेली याद रख रहे हैं तो इज्जत नगर भूल जाता है, और इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो बरेली भूल जाता है। लेकिन याद रखना, मेरा झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो जब झुमका गिरेगा तो बताओ इज्जत जाएगी कि इज्जत रहेगी? किसी का झुमका गिर जाए तो इज्जत तो चली जाएगी ना। तो बरेली में अगर झुमका गिरा तो इज्जत चली गई इज्जत नगर में, ठीक है, इज्जत चली गई कहाँ पे? इज्जत नगर में। तो अब इज्जत किसकी होगी? पशुओं की इज्जत होगी और पक्षियों की इज्जत होगी। बरेली में किसकी इज्जत होगी झुमका गिरने के बाद? भाई जब झुमका गिर जाएगा, झुमका गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इज्जत चली जाएगी। तो बचानी किसकी इज्जत है? पक्षियों की और पशुओं की इज्जत हमको बचानी है। पशु पक्षियों की इज्जत बचानी, इस बात को ध्यान देना। पशु पक्षियों की इज्जत बचाती हैं, ठीक है। इज्जत चली गई, रकुल ठाकुर लिख रहे हैं इज्जत चली गई, ठीक है। इज्जत संभाल करके रखना, अपनी इज्जत अपने हाथ। गाजियाबाद में कपड़ा अनुसंधान संस्थान है, ध्यान देना। गाजियाबाद में कपड़ा अनुसंधान संस्थान, कपड़ा अनुसंधान संस्थान, गाजियाबाद में कपड़ा अनुसंधान संस्थान। एक फिल्म आई थी जिला गाजियाबाद, और जिला गाजियाबाद में संजय दत्त कपड़े फाड़ फाड़ के मारता है। जिला गाजियाबाद फिल्म में संजय दत्त कपड़े फाड़ फाड़ के मारता है लोगों को। इसलिए कपड़ा कहाँ बचेगा? गाजियाबाद में। कपड़ा कहाँ बचेगा? गाजियाबाद में। और कपड़ा, अगर एक चीज और आपको समझना है तो कपड़ा से जुड़ा हुआ मामला है कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी का। कपड़ा मंत्री कौन है भारत की समय? स्मृति ईरानी है। तो कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी है। एक चीज और देख लेना, जो मथुरा में है केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र। मथुरा में क्या है? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान मखदूम। यहाँ पे एक एरिया है जिसका नाम है मखदूम, यही मखदूम में ही है। तो कभी कभी आपको जैसे पूछ रहे कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, और ऑप्शन में मथुरा नहीं है, मखदूम दिया गया है, तो मखदूम भी आप कर सकते हैं। मखदूम एक स्थान है, ठीक है, मखदूम में है ये, ठीक है, मखदूम में है। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आप समझ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोग ठीक से ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कमेंट करके बताएं शीघ्रता से। सभी बच्चे कमेंट करें कि विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? जल्दी से कमेंट करें आप सभी। विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कमेंट करें। अब बताएं औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? अब आप बताएं कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ पे है? बकरियों का अनुसंधान कहाँ पे होगा? बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय 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 बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मथुरा है। वेरी गुड, बहुत सही, आप सभी का उत्तर आ रहा है। मनीष पाल का आ गया, राम जी का आ गया, रीना मौर्य, रकुल ठाकुर, पंकज कुमार, आकांक्षा, पुष्पेंद्र, सभी बच्चों का आंसर आ गया है। सही जा रहे हैं, इसका मतलब कि आप लोग
सही जा रहे हैं। फिर से एक बार देख लो, भारतीय विश्व, ठीक है, औषधि गन्ना संस्थान और पैलियो बॉटनी, ये सब लखनऊ में है। भारतीय पशु और पक्षी, पशु पक्षी कहाँ में है? बरेली में है, चूंकि बरेली का झुमका गिरा था तो पशु पक्षी बेचारे डर के भाग गए थे। गाजियाबाद में कपड़ा फाड़ दिया था संजय दत्त ने, तो कपड़ा अनुसंधान हो गया। मथुरा में भगवान कृष्ण बकरी चराते थे, हालांकि गाय चराते थे, लेकिन बकरी भी चराने से संबंधित है, इसलिए आप इसको देख लेंगे। अगली बात देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? अब ऑप्शन पहला है कोसी नदी, ऑप्शन बी है दामोदर नदी, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्र नदी। आंसर करेंगे सभी बच्चे? आंसर करिए भाई, उड़ीसा का शोक किसे कहेंगे? उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? सी कह रहे हैं, शुभम शर्मा बी कह रहे हैं। शुभम बाबू आप लेट से आए ना, इसीलिए आपका उत्तर ठीक नहीं आया है। 9:30 बजे से आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाया करिए, बल्कि आप लोग 9:25 पे ही आ जाया करिए। रीना मौर्य का महानदी है, आकांक्षा का सी है महानदी। दामोदर, शुभम मौर्य भी कह रहे हैं दामोदर। अरे भाई, जो कोसी नदी है, अब ऐसे आप देख लो, इसको कहते हैं बिहार का शोक, ये तो आप जान रहे हैं। इसको कहते हैं बंगाल का शोक, ये भी आप जान लीजिए। महानदी को कहते हैं उड़ीसा का शोक, महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। अब ब्रह्मपुत्रा को असम का शोक कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लो कि कोसी नदी बिहार में शोक। अच्छा, इसके बारे में एक चीज और देखना, यह नदी अपने अत्यधिक अत्यधिक मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। अपने अत्यधिक मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। दामोदर नदी बंगाल का शोक, महानदी उड़ीसा का शोक और असम का शोक ब्रह्मपुत्रा नदी। तो उत्तर क्या हो गया विद्यार्थियों? सी हो गया। तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही है, उत्तर सी। तीसरा वाला उत्तर इसका ठीक है, उत्तर सी। चलो अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ऑटोमोबाइल उद्योग केंद्र है, ऑटोमोबाइल उद्योग केंद्र है। ऑप्शन ए गुरुग्राम, गुरुग्राम। ऑप्शन बी अलूपुरम, अलूपुरम। ऑप्शन सी जगतदल,
ऑप्शन डी चन्नापटना। चन्नापटना। अब आप इसमें से बताएंगे कि निम्नलिखित 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा सेंटर है, कौन सा ऐसा स्थल है जहां पर ऑटोमोबाइल का उद्योग है। ऑटोमोबाइल तो आप लोग जानते हैं ना, ऑटोमोबाइल तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि बताना पड़ेगा। ऑटोमोबाइल का मतलब जो खुद से मोबाइल चले, वो मोबाइल क्या, जो खुद से चल जाए, जिस मोबाइल को चलाने की जरूरत नहीं पड़े, उसे ऑटोमोबाइल कहते हैं। अरे भाई, जहां पर व्हीलर्स बनते हैं, जैसे 2 पहिया 4 पहिया वाहन जहां पर निर्मित होते हैं, उसे कहते हैं ऑटोमोबाइल। तो उत्तर आ रहा है आप सभी बच्चों का गुरुग्राम। पुष्पेंद्र का ये, आकांक्षा का भी ये है, पंकज का ये, रीना का ये, सभी का ये आ रहा है। इसका मतलब यार क्वेश्चन ठीक नहीं था क्या? क्वेश्चन बहुत आसान था क्या आपके लिए? चलो अच्छा देख लो, ये जो गुरुग्राम है, ये गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में है। और ये भारत में ऑटोमोबाइल का बहुत बड़ा केंद्र है। ऑटोमोबाइल का बहुत बड़ा केंद्र है। दूसरा ये बताएं, अलुपुरम कहाँ पे है? तो अलुपुरम है केरल में। अलुपुरम कहाँ पे है? केरल में। और ये एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए जाना था उद्योग केंद्र है। एल्यूमिनियम उद्योग केंद्र है, ठीक है। एल्यूमिनियम उद्योग केंद्र है। कहाँ पे? अलुपुरम केरल में है। और ये जो जगत पद है, जगत दल है, ये वेस्ट बंगाल में है, माने पश्चिम बंगाल में। यह पश्चिम बंगाल में है। और यह पटसन उद्योग का केंद्र है। कैसे उद्योग का केंद्र है भैया? पटसन उद्योग का केंद्र है। कैसे उद्योग का केंद्र है ये पटसन उद्योग का केंद्र है। ये पटसन उद्योग का केंद्र है। और ये जो चन्नापटना है, ये कर्नाटक में है। चन्नापटना कहाँ पर है? चन्नापटना कर्नाटक में है। चन्नापटना कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और ये रेशम उद्योग का केंद्र है। रेशम उद्योग का केंद्र है। एक बार अब बताओ, अब टफ हो गया कि नहीं हो गया? अगर कभी आपसे मैच करने के लिए देता है, इसी तरह से इसको मैच करवाया भी जा सकता है। ये मैचिंग के फॉर्मेट के भी प्रश्न हो सकते हैं। अब जैसे गुरुग्राम के सामने हरियाणा, अलुपुरम के सामने केरल, जगत दल के सामने वेस्ट बंगाल और चन्नापटना के सामने कर्नाटक। अब इनमें से किसी एक को अगर हटा दे, मान लीजिए कि इसको हटा करके यहाँ पर बिहार लिख दे, यहाँ पर बिहार लिख दे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कुछ भी लिख दे, तो आप क्या कहेंगे? अब पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, असुमेलित है, ठीक है, कौन सा जोड़ा गलत है। तो इनमें से इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये हटा करके, जैसे ये वाला पार्ट बीच का हटा देगा, राज्यों का नाम हटा देगा। गुरुग्राम के सामने ऑटोमोबाइल, अलुपुरम के सामने एल्यूमिनियम, जगत दल के सामने पटसन और चन्नापटना के सामने रेशम। या अब इसको हटा करके यहाँ पर कॉटन लिख दे, यहाँ पर सूती वस्त्र लिख दे, ठीक है, सूती वस्त्र लिख दे। तब पूछेगा कि कौन सा सुमेलित है, कौन सा नहीं है। तब इसको भी आप करने के लिए सक्षम होंगे। एक बार जहां जहां आप सभी बच्चे बैठे हैं, जहां जहां भी आप सभी बच्चे बैठे हैं, जोर से बोल पाना तो जोर से बोलना, धीरे से बोल पाना तो धीरे से बोलना। बताओ गुरुग्राम कहाँ पे है? गुरुग्राम कहाँ पे है? हरियाणा। बताओ भाई, बोलो, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? अपने अपने स्थान पर बैठ करके बोलना। गुरुग्राम कहाँ पे है? हरियाणा में। किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल के लिए। दूसरा अलुपुरम, अलुपुरम कहाँ पे है? केरल में। और केरल किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए। जगत दल कहाँ पे है? बोलो पश्चिम बंगाल में। जगत दल कहाँ पे है? बोलो पश्चिम बंगाल में। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पटसन उद्योग के लिए जाना जाता है। चन्नापटना कहाँ पे है? बोलो कर्नाटक में। अब किसके लिए प्रसिद्ध है? बोलो कॉटन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉटन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉटन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉटन के लिए। बता दो कि भाई हरियाणा ऑटोमोबाइल, केरल एल्युमिनियम, पश्चिम बंगाल पटसन और कर्नाटक रेशम उद्योग के लिए।
कौन कौन सा स्थल है? गुरुग्राम है, अलूपुरम है, जगतदल और चन्नापटना। अरे भैया बोल रहे हैं कि नहीं? आप लोग बोल रहे हैं बैठ करके? हाँ, लग तो रहा कि बोल रहे हैं, लग तो रहा कि आप लोग बोल रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि ये बात आपको याद रह जाएगी, उम्मीद है कि ये बात आपको याद रह जाएगी। चलो अगला प्रश्न लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। गलत जोड़ा पहचानना है, गलत जोड़ा है। अब इनमें से कौन सा गलत जोड़ा है ये पहचानना है। नीला ग्रह और सामने लिखा है पृथ्वी। दूसरा ऑप्शन है लाल ग्रह, लाल ग्रह और इसके सामने लिखा है मंगल। सी ऑप्शन है पीला ग्रह। मुझे पता है कि ऊपर वाला तो आप जान ही रहे हैं, ऊपर वाला तो आप लोग जान रहे हैं, अब यहां से आपको दिक्कत आएगी। अरुण, चले चौथा, ठंडा ग्रह कौन सा है? ठंडा ग्रह कौन सा है? और इसके सामने लिख दे रहा हूं वरुण। लगा दो जरा भैया आंसर, तो लगा दो जरा उत्तर कौन सा लग रहा है। इसका आंसर आप लोग अपने मन से लगाएंगे, ठीक है, और कल इससे जुड़ा हुआ सारा का सारा व्याख्या आपको हम करेंगे। क्योंकि गुरुदेव पधार चुके हैं, सो अब हमारी टाइम होती है ओवर और हम लोग मिलेंगे कल ठीक 9:30 पर। ठीक है, तो एक बार शेयर करिएगा, सभी बच्चों को जोड़िएगा। राम जी, आपकी जिम्मेदारी है कि जितने जीएस प्रैक्टिस के पेड वाले बच्चे थे सभी का नंबर ले करके हमको आप व्हाट्सएप करेंगे। इसके अलावा जिन बच्चों ने जिनका नंबर राम जी के पास नहीं या राम जी का जिनके पास नहीं है, वो सभी बच्चे इंडिविजुअली हमको मैसेज कर देंगे 870 703 4423। आपको क्या लिखना है? जीएस पेड, जीएस पेड ऑफलाइन, जीएस पेड ऑफलाइन लिख करके भेज देना अपना नाम, जीएस पेड ऑफलाइन इतना लिख करके आप भेज देंगे सभी बच्चे। ठीक है, हमको इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना ताकि मैं आप लोगों की एक अलग से लिस्ट बना लूं और उसमें कोई भी सूचना होती तो आपको अपडेट कर दिया जाए। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं, गुरुदेव पधार चुके हैं, हम लोग कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।